नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर के कम होने के संकेत मिलने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक इंदौर में 23 जनवरी को आ चुका है। वहीं भोपाल में अभी भी पीक आना बाकी है। यानी कुल मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर कहीं राहत की बात है तो कहीं खतरा अभी भी टला नहीं है। दूसरी तरफ भोपाल में पिछले 2 दिनों में टेस्टिंग में भारी कमी देखी जा रही है, जिससे वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रेस करने में मुश्किल सामने आ सकती है। ऐसे में आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि आखिरकार ये टेस्टिंग में जो कमी है, खासकर भोपाल में जो कि राजधानी है, और हमें पता है कि भोपाल इंदौर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। यहां पर टेस्टिंग में ये कमी क्यों देखी जा रही है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। एक तरफ देश में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े डराने वाले हैं। बीते दिनों देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इस बीच महामारी की चपेट में आने से 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना टेस्ट में भारी कमी आई है। राजधानी में 27 जनवरी को 7,218 टेस्ट हुए थे, लेकिन 28 जनवरी को यह आंकड़ा 4,298 पर पहुंच गया। इसके बावजूद 1,508 नए पॉजिटिव केस मिले हैं और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 35% के पार हो गया, यानी हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव निकला। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े कम होने पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। कोरोना की तीसरी लहर में जिस तरह से पॉजिटिविटी दर लगातार अधिक बनी हुई है, ऐसे में जांच की संख्या कम करना घातक हो सकता है। आज भोपाल में लगभग 3-4 हजार जांचें एवरेज से कम की गई, उसके बाद भी 30% से ज़्यादा पॉजिटिविटी की दर पाई जाना संक्रमण का व्यापक रूप से फैलना दिखाई देता है। ऐसे में सरकार को लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, जांचों की संख्या लगातार बढ़ा के रखना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर में बहुत सारे मामले में बेहद हल्के लक्षण रहे। ऐसे में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें संक्रमण हुआ भी तो वो घर में इलाज कराकर ठीक हुए। हालांकि कोरोना की कम होती रफ्तार को हल्के में लेना अब भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी लापरवाही न सिर्फ आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है बल्कि पूरे प्रदेश को मुसीबत में डाल सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देता हूं। आरके झाखड़ जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। नेहा बग्गा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अमीनुल खान सूरी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल नेहा जी आपसे ही, भोपाल जहां पर हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, वहां पर 3,000 के आसपास टेस्ट एक दिन में कम हुए, ये चौंकाता है मैम, कैसे हो गया ये? देखिए लोकेंद्र जी, सबसे पहले तो मेरे पास मीडिया बाइट है जो सरकार की तरफ से कोविड को लेकर पूरे जारी की जाती है हर दिन। कल अगर आप टेस्टिंग देखेंगे तो पूरे प्रदेश में लगभग 73,870 टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 8,678 केसेस जो है वो पॉजिटिव मिले हैं। और 22 जनवरी का अगर आप देखेंगे जो पॉजिटिविटी रेट था तो वो 13.47% था, जो आज घटकर 11.75% आया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कमी रह रही है और टेस्टिंग में कोई कमी की जा रही है। टेस्टिंग अपनी रफ्तार से चल रही है, और जिस तरीके से पूर्व में भी कहा गया था कि 70 से लेकर 80 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे, उस पे आज भी सरकार की तरफ से कार्य किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि जगह जगह वो तो डिटेल्स हैं हमारे पास नेहा जी। 70,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, 80,000 भी हुए हैं कुछ दिन, वो हर दिन की डिटेल्स है। मैं तो भोपाल को लेकर सवाल पूछ रहा था। ये भोपाल में लगभग 7,000 के आसपास टेस्ट हो रहे थे, ये 4,000 कैसे हुए? मैं आपसे वही बता रही हूँ कि इसमें 2 चीजें हैं। एक, सरकार की तरफ से टेस्टिंग की जो बात की गई थी, टेस्टिंग का प्रोसेस अपनी रफ्तार से चल रहा है। पर दूसरी चीज ये है कि आज हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग जो पहले सर्दी जुकाम बुखार हुआ करता था उसी प्रकार के हैं।
तो उसमें टेस्टिंग में कमी का कारण ये भी हो सकता है, ये पहले की तरह नहीं है कि एकदम से ये लंग्स पे इफेक्ट कर सांस लेने में दिक्कत हो गई और व्यक्ति भागा टेस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और गंभीरता से ना लेने के कारण इसको एक आम सर्दी जुकाम बुखार समझकर उसका जो इलाज है वो घर पे ही करने लग जाते हैं, घर पे ही उसकी मेडिसिन लेने लग जाते हैं, घरेलू नुस्खों को अपनाने लग जाते हैं और इस वजह से जो टेस्टिंग का एक आंकड़ा है वो कम भी हुआ था। पर सरकार की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि अगर सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तो आप सबसे पहले उसमें अपना कोविड का टेस्ट कराइए और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही हो सकता है। तो इसका एक कारण ये भी है, सरकार की तरफ से टेस्टिंग में कोई कमी नहीं की गई है, टेस्टिंग अपनी रफ्तार से चल रही है। पर क्योंकि अगर घर पे उपचार करने लग जाएंगे या फिर ये सोचने लग जाएंगे कि ग्राफ जो है वो कम हो रहा है या ये कोरोना नहीं है, तो कोरोना हमारे बीच में था और आज भी हमारे बीच में है। जो प्रयास तो नेहा जी ये बताइए ना कि टेस्टिंग चलिए कम हुई, लोग नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटी रेट अगर वो भी घट जाता तो शायद उतनी चिंता की बात नहीं थी। पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया 35%। तो अब इसको लेकर क्या किया जाए, सरकार इसको लेकर क्या करेगी? यानी कि हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव आ रहा है, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। नहीं, देखिए मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी रेट कम या ज्यादा होने से इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। कोरोना हमारे बीच में था और आज भी है। अगर इसको आम संक्रमण दर 35% किसी शहर की, तो आपको फर्क नहीं पड़ता उससे। 35 हर तीसरा व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट में। मैंने आपसे क्या कहा कि बढ़े या घटे, अगर 1% या %% भी है तो भी कोरोना तो है ही हमारे बीच में, उसको गंभीरता से हमें हर परसेंटेज पे लेना पड़ेगा। अब 22 जनवरी को जो पॉजिटिविटी रेट था वो 13.4% का था, आज के दिनांक में 29 जनवरी को वो 11.75% हो गया है। पॉजिटिविटी रेट घटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना को गंभीरता से नहीं लें। उसका 1% भी रहेगा तो उतना ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप 35% कह रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 1% भी है तो भी आपको उतना ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आर के झाकड़ जी, ये 1% और 35% को सेम तरीके से ट्रीट करें क्या हम? देखिए, परसेंटेज जो नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं परसेंटेज उससे लिया जाता है। परंतु जो मैडम बग्गा कह रही हैं वो बात इस बात की है कि वाइड स्प्रेड ये एक फ्लू टाइप का इस समय जो वेरिएंट है वो हो रहा है। आप जितने टेस्ट करते जाएंगे वो तो उसमें से तो लोग पॉजिटिव आएंगे ही। परंतु अभी क्या हुआ है कि जिस तरीके से इसके जो माइल्ड सिम्टम हैं उससे इसका जब ये रिसर्च आया था, अफ्रीका में फैला था ये शुरू में, उसके बाद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च के बाद यही आया कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है, जो सिवियरिटी को लेकर जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है। अगर हम सेकेंड वेव से कंपेयर करें इसको, तो आप देखिए कि जो डेथ भी हुई हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में भी जो 3 डेथ हुई हैं, वो तीनों के तीनों पेशेंट की डेथ के कारण कुछ और हैं, इंसिडेंटली वो पॉजिटिव आए हैं। तो अपन ये मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो आएंगे लोग, परंतु अच्छी बात यह है कि इसकी सिवियरिटी बहुत कम है। पर जो टारगेट ग्रुप्स हैं, मैं इसमें एक अपनी तरफ से यही ऐड करूँगा कि जिन लोगों को गंभीर बीमारियाँ हैं, चाहे वो किडनी से संबंधित हों, कैंसर से संबंधित हों, लिवर से संबंधित हों या डायबिटिक्स हों, इनके एक तरह से इनको पॉइंट आउट करके इनके टेस्ट करना और इनको सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब ये जो हम कॉमन टेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों के, इसमें बहुत संभावना है कि पॉजिटिविटी रेट हाई दिखेगा, मामले हाई दिखेंगे, लेकिन हमें इससे अलग हटकर अब सोचना ये है कि जो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं केस, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर जैसे आपने देखा होगा सेकंड वेव बहुत ज़्यादा घातक थी, क्योंकि मैं उसका गवाह हूँ, जिस तरीके से त्राई मचा हुआ था चारों तरफ। तो टेस्ट लगाने के लिए हम लोग, मतलब जो प्रशासन है वो एक तरह से किसी कॉलोनी में जाके पूरे टेस्ट कर रहा था, बीच में से गाँव में से टेस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि जो लोग जिनमें सिम्टम्स हैं वो लोग आ रहे हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर फिर भी जो लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है और हम ये सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंटिन्यूस 24/7 टेस्टिंग चालू है।
जितने लोग आते हैं जिनको लक्षण आ रहे हैं, हालांकि ग्वालियर में तो काफ़ी कम हो गया, अभी 200 आज करीबन 200 सवा 200 केस ही हैं। तो टेस्ट हमारे जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कंटिन्यूस वही 5-6 हज़ार डेली हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। बाकी कुछ प्राइवेट लैब्स पे भी हो रहे हैं, उसमें कमी नहीं आई है। लेकिन पता नहीं भोपाल में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा रेट रहा हो, यहाँ तो काफ़ी रेट कम हो गया, बाकी के शहरों में भी कम हो गया। और ये सुखद और एक बहुत अच्छी लोगों के लिए खबर है। परंतु सबसे अच्छी खबर यह है कि इसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड से हैं। अमीनुल खान सूरी जी, पहले तो ये था कि 5% के ऊपर होते ही एक डर सा बैठ जाता था, अब क्या स्ट्रेटेजी बदलने का भी समय आ गया है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध तो करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इस वायरस को लेकर लोग भी डर नहीं रहे हैं और उतना सचेत भी नहीं है कि लोग जाएं टेस्ट कराएं। उनको लग रहा है कि 3-4 दिन में अगर हम ठीक हो रहे हैं तो क्यों जाकर टेस्ट कराएं। तो ऐसे में अगर ये टेस्ट घट रहे हैं तो इनको आप सामान्य मानते हैं, लोगों की लापरवाही मानते हैं, या सरकार को ध्यान देने की जरूरत है आपकी नजर में? देखिए लोकेन जी, ईश्वर की, मालिक की बहुत अच्छी कृपा है कि ये जो तीसरी लहर आई है ये उतनी ज्यादा जानलेवा नहीं है, या फिर जो हमारे बीमार पेशेंट हैं, डायबिटिक या ब्लड प्रेशर वाले हैं, उनके लिए अधिक हानिकारक है। बाकी एक नॉर्मल फ्लू जैसी है, क्योंकि हम पहली 2 लहरों में देख चुके हैं कि जब लंग्स पे अफेक्ट हो रहा था, दवाइयों की कमी हो रही थी, बिस्तरों की कमी हो रही, तो किस तरह से प्रदेश और देश में हाहाकार का माहौल बना हुआ था। अब जब से ये तीसरी लहर आई है, जिस तरह से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही, जिस तरह की बात हो रही थी कि कम्युनिटी लेवल पे सभी लोग पॉजिटिव मैक्सिमम लोग हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति के पास में एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी इस वायरस के, जो वो खुद ही अपने आप में ऑटो इम्यून हो जाएगा। और कहीं ना कहीं कोरोना की खात्मे की बात की जा रही थी, तो आज मध्य प्रदेश हो, भारत हो, हम उस हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ गए। हमारे यहाँ अधिकतर लोग पॉजिटिव हो गए और अपने आप उन्होंने ऑटो इम्यून हुए, उन्होंने वो इम्यूनिटी पाई है। तो उसको देखते हुए भी एक नजर आ रहा है कि ये जो फ्लू टाइप का या फिर ये जो बुखार, सर्दी, खांसी जिस तरह का कि ये कम घातक था, इसका प्रभाव क्षेत्र अत्यधिक रहा, क्योंकि हम देख चुके हैं पहली 2 लहरों में क्या रहा था। ये मालिक की कृपा शब्द इसलिए प्रयोग किया कि सरकार पहली 2 में किस तरह से असफल रही थी। आज मालिक की कृपा है कि ये जो ओमिक्रॉन का ये वायरस, इसका मल्टीप्लिकेशन तो फास्ट है, पर ये उतना जानलेवा नहीं है। तो मालिक ने इतना रहम किया, इतना सब कुछ किया, हम सब आभारी हैं, क्योंकि सरकार के भरोसे हम 2 लहरें देख चुके थे। अब विशेषकर जो आप लोकेन जी भोपाल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता का भी उसमें असर है, क्योंकि जनता भी देख रही है नॉर्मल सर्दी खांसी है, तो अगर लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो जांच कराने नहीं जा रहे हैं। फिर भी जनता से आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनको भी सिम्टम्स आए वो जांच कराएं, और जांच करा के अपना प्रॉपर उपचार ले, प्रॉपर मेडिकेशन ले, जिस तरह से कि अगर कहीं कोई और नया सिम्टम, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि डेल्टा का एक और वेरिएंट आ रहा है, अभी साइंटिस्ट उस पर बात कर रहे हैं, IMA उस पर बात कर रही है, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो लापरवाही ना बरते। और सरकार से भी विशेष आग्रह कि वो भी अपने अधिकारियों को सचेत करे कि वो भी लापरवाही ना बरते कि हमने हर्ड इम्यूनिटी पा ली, हमारे अधिकतर लोग इस इम्यूनाइज हो गए, इन लोगों को खुद इम्यूनिटी आ गई, तो इस लापरवाही में ना रहे। ये जान माल का नुकसान हम 2 लहरों में बहुत अत्यधिक देख चुके हैं। ठीक है नेहा जी, अब हमें क्या थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलने का समय भी आ गया है कि हम थोड़ा सा रिसर्च पर ज़्यादा जाएं, ताकि अभी तो हम निश्चिंत हैं कि चलिए ये वायरस उतना घातक नहीं है, ये बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन ये कहीं दोबारा से म्यूटेट होकर घातक ना हो जाए। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है कि ताकि हम जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे, रिसर्च हमारी चलती रहे? देखिए लोकेन जी, वायरस कोई भी हो, डेल्टा हो, ओमिक्रॉन हो, हमें सबको उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन आ गया, उसमें सर्दी जुकाम टाइप के सिम्टम है तो उसकी पॉजिटिविटी को हमें सीरियसली नहीं लेना है। इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि जिस तेजी से टेस्टिंग हो रही थी उसमें अगर आंकड़ों में गिरावट आई है तो उसका कारण ये है कि इसको आम सर्दी जुकाम या फिर टीवी पर या इधर उधर सुन के एक्सपर्ट्स के माध्यम से लोगों ने इस बात को ये समझ लिया है कि भाई इससे जान को तो कोई खतरा नहीं है, या फिर ये मान लिया है कि क्योंकि वैक्सीनेशन लगी हुई है तो वो घर पे शायद उपचार कर सकते हैं। पर ये लिबर्टी किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन फैलने का जो रेट है बहुत अधिक है पूर्व के डेल्टा और बाकी के जो कोरोना के
म्यूटेंट्स आए थे उससे रिलेट करें तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपके माध्यम से मैंने भी अपील करनी चाहिए कि भाई जो लोग जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं अगर वो मामूली भी दिख रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए क्योंकि उससे उनका परिवार, आसपास के लोग सभी प्रभावित होंगे। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं भाई, भगवान भरोसे और मालिक भरोसे कह रहे थे पहले और दूसरी वेव को, तो मैं तो उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनने वैक्सीन लगवा लिया कि नहीं लगवा लिया। आखिर सरकार का जो प्रयास लगातार रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए और जिस तेजी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में चलाया गया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है हमने, और उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना है कि आज इम्यूनिटी डेवलप करने में इस वायरस से हम बहुत अधिक परसेंट में लोगों को प्रोटेक्ट करने में सफल हो रहे हैं। और आप देखते हैं कि लगातार ये अवेयरनेस प्रोग्राम चाहे 15 से 18 वर्ष के लिए जो वैक्सीनेशन का चालू किया है, सरकार बहुत तत्परता से कर रही है। बूस्टर डोज के लिए बहुत आग्रह किया जा रहा है, अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, घर घर दस्तक की जा रही है, आइसोलेशन के प्रोग्राम की। आपको लगता है कि राजधानी में हमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ेंगे तभी ये संक्रमण दर नीचे आएगी? देखिए, क्योंकि और शहरों में संक्रमण दर कम हो रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि ओवरऑल अब नीचे ही जा रही है संक्रमण दर, लेकिन राजधानी में अगर बढ़ रही है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। नहीं लोकेन जी, देखिए 1500 के आसपास केस कल भोपाल में थे, 1900 के आसपास इंदौर में थे, बुरहानपुर में जरूर 8 हो सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में जरूर 5, 3, 2 हो सकते हैं, पर मैंने आपसे कहा कि 35% पॉजिटिविटी रेट भी उतनी ही गंभीर है जितनी 1-2% है। वो 1-2% भी उतना ही तेजी से बढ़ती है, स्प्रेड होती है और वो 35 पे पहुंच जाती है। इसीलिए हर लेवल पर हमको कोरोना को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं, हम उसको नीचे कैसे लाएंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ सरकार आगे क्या प्रयास करेगी उसे नीचे लाने के लिए कि वो 35 से वापस 1-2 पर बता रही हूँ कि घर घर दस्तक अभियान से टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट से जनप्रतिनिधि हो या सोशल सेक्टर में काम करने वाले लोग हो, अवेयरनेस का कार्यक्रम लगातार टेस्टिंग तो कम हो रही है, दिक्कत यही है ना, टेस्टिंग कम हो रही है। प्रयास अगर हो रहे हैं तो टेस्टिंग बढ़नी चाहिए थी, तो कम हो गई उल्टा। टेस्टिंग सरकार की ओर से कम नहीं हो रही है, उसका टेस्टिंग का प्रोसेस और सेंटर आज वहीं पर हैं और बल्कि तेजी से बढ़ाए गए हैं। टेस्टिंग में कमी आने का कारण ये भी हुआ है कि आम सर्दी जुकाम समझ के घर पर उपचार करने लग जाते हैं और जब अचानक से वो स्प्रेड होता है तो उसके बाद कहीं हम भागते हैं कि भाई टेस्ट करवा लिया जाए, कहीं कोरोना तो नहीं है। तो खुद हम डॉक्टर ना बने, खुद हम उसकी जांच ना करें। इसके प्रोसेस का जो एक ऑथेंटिक तरीका है, जब आपके घर पर आके टेस्टिंग की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कॉल अवे है, ये सारी चीजें मोबाइल वैन्स घूम रही हैं, तो उन सब का उपयोग किया जा सकता है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से कि जिनको भी सिम्टम्स हैं, छोटा मोटा जो भी सिम्टम्स दिखता है, उन्हें पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि कम्युनिटी वायरस के तौर पर जिस तरीके से तेज स्प्रेड हो रहा है उसको स्प्रेड होने में कमी। ठीक, आर.के. जाखड़ जी, 2-3 सवाल हैं सर। पहला तो यही कि आपने कहा कि हमें जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग हैं उनको बचाना है, ठीक है, लेकिन क्या अब हमें इस वायरस को और ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये है, जैसा कि नेहा जी भी मान रही, और ये हम सबको पता है कि वायरस हम सबके बीच है, ये म्यूटेट होकर घातक ना हो जाए और हम इस चीज़ में ना रहें कि ये उतना घातक वायरस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद भी हमने ये सोचा था शायद कि हमने जीत पा ली है। राजनीतिक पार्टियों को भी यही लग रहा था कि हमने वायरस पे जीत पा ली, और फिर सेकंड वेव में हश्र सबने देखा। थर्ड वेव में लोग थोड़े से अलर्ट थे, उनके अंदर वो डर था, वो डर ना निकल जाए इस बार कि कहीं फिर और कोई वायरस म्यूटेट होकर आए और हम इस चीज़ में रह जाएं कि ये उतना ज़्यादा असर नहीं करता है। देखिए, इसमें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में दोनों में हम सब देख चुके हैं, पर थर्ड वेव में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत सरकार या प्रदेश सरकार ने जिस इंटेंसिटी के साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए, आज मैं ये मानता हूँ कि हाईएस्ट मतलब 95+ जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इसका भी बहुत बड़ा असर है। और रही बात, आपने कहा कि म्यूटेंट वेरिएंट, वो तो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है कहीं भी, क्योंकि आपने देखा होगा ये कोविड नहीं था तो उसके पहले इसके बारे में सोचना ही, या इसको लेके जितनी लैब्स हैं, चाहे वो RT-PCR हो, रैपिड एंटीजन हो, या फिर अब जो जीनोम सीक्वेंसिंग, बड़ी गिनी चुनी एक आध लेवल 4 की 1-2 लैब हुआ करती थी कभी, लेकिन आज हम देश में इतनी सारी लैब्स इसको लेके, तो जिसको अपन कहते हैं कि आपदा में अवसर,
तो आज हम देश तैयार है, प्रदेश में भी पूरी तैयारी है। हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं इससे फाइट करने के लिए। पहले पीपीई किट या इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बड़ा तकलीफ होती थी, कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, लेकिन आज सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, वो सारी टीम तैयार है। सरकारों ने बहुत ध्यान दिया है इस चीज़ पे। फिर भी हमें इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनवायरनमेंट, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस की कहीं ना कहीं उसका असर ये वायरसेस पे और इन पे ये पड़ता ही है, और अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तैयारी हमेशा रखनी पड़ेगी। एक चीज़ और सर, कही जा रही है कि तो इन्फ्लुएंजा की तरह हो गया है, अब ये सीजनल हो गया है। इस बात को स्वीकार करना कितना रिस्की हो सकता है अभी? और दूसरा सवाल ये कि 2 साल तो इसकी अब लाइफ हो चुकी है, अभी और आगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा शुरू में, क्योंकि देखिए जब से कोविड आया तो इतनी सारी रिसर्च भी हम सबके सामने आ चुकी हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ कयासों पर होती हैं कि धीरे धीरे वायरस खत्म हो सकता है। और इस वायरस के बारे में कहा गया तो ये तो वरदान भी हो सकता है, क्योंकि अब हर्ड इम्यूनिटी बढ़ रही है, घर घर तो सर्दी जुकाम के सिम्टम्स दिख ही रहे हैं लोगों के अंदर। तो क्या वाकई इस बार ये वायरस कमज़ोर हो सकता है, यहाँ से ये समझा जाए, या ये भी एक भ्रम है और ये दोबारा से पलटकर वापसी कर सकता है? देखिए, हार्ड इम्यूनिटी या इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, या फिर अपने जो शरीर में टी मेमोरी सेल्स रहते हैं, तो यदि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे एंटीबॉडी ख़त्म हुआ, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टी मेमोरी सेल हमारी बॉडी के अंदर इस वायरस को पहचान लेते हैं। जैसे ये आया, मान लीजिए एंटीबॉडी नहीं है, तो वो टी मेमोरी सेल इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करते हैं। तो ये तो बात एक हो गई, पर ये जो इसकी जो सिवियरिटी कम हुई है उसके रीज़न एक तो म्यूटेशन है, डेफिनेटली उसकी जो मारक क्षमता थी वो कम है। दूसरा, वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बने और टी मेमोरी सेल एक्टिवेट हुए हैं बॉडी के अंदर। तो इस वजह से वो हो सकता है कि कई और पहले भी आपने देखा होगा, कई सारे जैसे स्वाइन फ्लू आता था या और भी कई चीज़ें आई जो ख़त्म हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से ख़त्म होगा, हो भी सकता है ख़त्म हो जाए, परंतु कोई दूसरा वेरिएंट वो कभी भी आ सकता है। तो प्रिपेयर्डनेस तो हमेशा ज़रूरी है। मैं आखिरी कमेंट अभिनव खान सूरी जी आपका जल्दी से सर, क्लोजिंग कमेंट। देखिए सर, लोकेन जी, सबसे ज़रूरी बात है कि हमें बिल्कुल भी उसमें नहीं रहना है कि वेरिएंट चला गया है या कोरोना चला गया है। अभी ये लड़ाई लंबी भी हो सकती है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोशिश हो कि ईश्वर चाहे ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाए, पर हमें बिल्कुल भी इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, चाहे सरकार हो, आम जनता हो। बिल्कुल सर, इसी के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं, समय इतना ही, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। सावधानी बहुत जरूरी है जिसे हमें बनाकर रखना है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, और टेस्ट जरूर करा लें जिन लोगों को भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।